जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान आए। यहां पर उन्होंने भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया, बल्कि भाषण दिए, विद्यार्थियों से बातें की, संसद गए, व्यापारियों से बातें की, अपने मुल्क चले गए। हमारा मुल्क गदगद है कि हमने ओबामा साहब को जितना दिया उससे ज्यादा लिया। बस यही समझने की जरूरत है कि दरअसल ओबामा साहब जब हिंदुस्तान से गए तो अपने मुल्क के लिए क्या ले गए और हमारे लिए क्या छोड़ गए, और हमें कुछ दे भी गए या नहीं दे गए। आज अब जब वो चले गए हैं तो इसको जानने का वक्त तो है ही। अफसोस की बात है कि हमारे साथी या हमारी सरकार इस चीज के ऊपर कोई भी जानकारी आपको यानी मुल्क के लोगों को नहीं दे रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सेंट्रल हॉल का भाषण देश भर ने सुना, मंत्रमुग्ध होकर के सुना, और इस भाषण में जो जो चीजें बराक ओबामा ने कही उनको ध्यान से समझने और विश्लेषित करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि दरअसल ये भाषण हिंदुस्तान को कई तरह के संकेत दे गया। अगर संकेत से आगे बढ़ के कोई शब्द है दिशा निर्देश, तो वो दे गया। ओबामा साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, कहें तो कह सकते हैं कि शब्दों के जादूगर हैं। उन्होंने अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन को अपने शब्दों के चमत्कार से ही धराशायी कर दिया। जिनको दुनिया मानती थी कि वो अमेरिका की होने वाली राष्ट्रपति हैं, ओबामा ने यह साबित कर दिया कि शब्दों से और प्रेजेंटेशन से और अपनी शैली से, आक्रामक शैली से, मोह लेने वाली शैली से, आप हिलेरी क्लिंटन जैसी जो बिल क्लिंटन की पत्नी थी और जिनकी दुनिया में एक खास तस्वीर थी, उनको और जिनके प्रति सहानुभूति थी अमेरिका में, उनको भी आप हरा करके अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हिंदुस्तान की क्या बिसात। वो आए, उन्होंने बंबई में एक पत्ता खोला, फिर बंबई में ही दूसरा पत्ता खोला, बंबई में तीसरा पत्ता खोला, और फाइनल फाइट उन्होंने हिंदुस्तान के दिमाग को दिल्ली में दी, संसद भवन में दी, और एक माहिर होशियार खिलाड़ी की तरह उन्होंने वो बाजी जो हिंदुस्तान के साथ वो खेलने आए थे वो जीत ली। और जब उन्होंने संसद में ये ऐलान किया कि सुरक्षा परिषद में भारत का स्वागत है, ऐसा लगा कि उन्होंने हमें कृतकृत्य कर दिया और हमारे सपने को साकार करने की दिशा में एक दरवाजा खोल दिया। लेकिन शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा क्या, ओबामा के दौरे में आखिर हुआ क्या, समझौतों का मतलब क्या है, हमें कितना फायदा होगा, अमेरिका को कितना फायदा होगा। इसको फायदे नुकसान को समझने का और इसका अकाउंट्स टैली करने का एक वक्त इस समय है, और इस पर एक नजर डालें कि ये दरअसल सच्चाई है क्या। बराक ओबामा जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब अमेरिका मंदी की मार झेल रहा था। उन्होंने अमेरिका की जनता से ये वादा किया था कि वो सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उनके चुने जाने से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद और जोश का संचार हुआ। उनके 22 महीने के कार्यकाल के बाद ये उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हुआ। बराक ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव हार गई। अमेरिकी जनता को ओबामा से जो उम्मीदें थी उसे वो पूरा नहीं कर पाए। अमेरिका की जनता को लगता है कि ओबामा की आर्थिक नीति देश को पीछे ले जा रही है। चुनाव में हारने के बाद ओबामा भारत पहुंचे। इस यात्रा से अमेरिका को वो सब मिल गया जिसकी उसे उम्मीद थी। अमेरिका में बेरोजगारी और अपनी घटती लोकप्रियता की चुनौतियों से जूझ रहे ओबामा को दिल्ली में हुए व्यापारिक समझौते की बदौलत अमेरिका में लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस वक्त अमेरिका के लिए शायद सबसे जरूरी चीज यही है। उनके सामने साफ एजेंडा था कि भारत के साथ जो भी समझौता हो उससे अमेरिका में रोजगार के अवसर मिलने चाहिए।
भारत दौरे के बाद ओबामा गर्व से कह सकते हैं कि वे भारत से 50,000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था करके आए हैं और आने वाले सालों में भारत के साथ हुए समझौते में अमेरिका में 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। इसमें अकेले इंडियन एयरफोर्स को दिए जाने वाले बोइंग विमान से 22,160 नौकरियां मिलेंगी। इंडियन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को जो मशीनें दी जाएंगी उससे अमेरिका में 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह स्पाइस जेट द्वारा खरीदे जाने वाले कमर्शियल एयरक्राफ्ट की वजह से अमेरिका में करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ओबामा ने भारत में जितने भी समझौते किए उसमें अमेरिका वासियों के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बराक ओबामा के दौरे के बाद उद्योग जगत में उत्साह है। इस उत्साह की वजह है कि ओबामा ने मुंबई में 10 अरब डॉलर के 20 सौदे किए। सवाल ये है कि ओबामा के दौरे से भारत की आम जनता को आखिर क्या मिला? हमारे देश में बेरोजगारी है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों की हालत खराब है, बिजली नहीं, पानी नहीं, गरीबी है, भूखमरी है, मजदूरों की स्थिति दयनीय है। इन मूलभूत समस्याओं से निपटने में अमेरिका से भारत को क्या मिला? बराक ओबामा के दौरे से अगर किसी को फायदा भी होगा तो वो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बयान देकर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का लड्डू दिखाकर बराक ओबामा ने न सिर्फ सरकार को ठगा बल्कि भारत की जनता को भी भ्रमित किया है। अब तो लगता यही है कि ओबामा अब तो जनता के लिए नौकरी की व्यवस्था करने आए थे और वो कर गए। हमारी सरकार को ही पता नहीं है कि देश की जनता की जरूरत क्या है। हमारे मेहमान बराक ओबामा साहब ने संसद में विवेकानंद जी को याद किया, महात्मा गांधी को याद किया, पंचतंत्र की बात कही और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया कि उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान के गरीबों को, मजदूरों को, उनकी आवाज को और संविधान को उसमें समेटने की कोशिश की। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को जिन दो लोगों ने मजबूत किया और जिन दो लोगों ने हिंदुस्तान की मजबूती की नींव डाली, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी को इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों बराक ओबामा साहब ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। क्या बिना जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कोशिशों की तारीफ की या बिना उन्होंने जो बुनियाद रखी थी उसके बिना क्या आज हम वहां पहुंच पाते जहां आज हम हैं? मैं इसलिए राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की वेबसाइट के ऊपर अब वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसका प्रचार शुरू हो गया है फेसबुक के ऊपर। और ये राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि उनके दादा यानी फिरोज गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी उनके परनाना, जवाहरलाल जी और फिरोज गांधी के बीच में सिर्फ मतभेद ये था कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता कैसे जल्दी से जल्दी तय किया जाए। बराक ओबामा साहब ने जवाहरलाल जी का नाम नहीं लिया, इंदिरा जी का भी नाम नहीं लिया। क्या इसलिए तो नहीं कि नेहरू जी कभी अमेरिकी नीतियों के प्रशंसक नहीं रहे, या इसलिए तो नहीं कि इंदिरा जी ने हमेशा समाजवादी ब्लॉक का, जिसका नेतृत्व तो रूस कर रहा था, उन दिनों उसका साथ दिया और अमेरिका के मुकाबले वो हमेशा अपनी नाक और हिंदुस्तान की आन को ऊंचा किए रही? कहीं ये कारण तो नहीं है? राहुल गांधी को समझने की जरूरत है और सोनिया जी को समझने की जरूरत है। उन्हीं दोनों की आर्थिक नीतियों की वजह से हम विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ पाए। और एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं, कोई भी बड़ा नेता जब अपना रोड मैप बनाता है कंट्री का, तो वो एक अंदाज रखता है कि इतने साल के बाद हम ये करेंगे, इतने साल के बाद ये करेंगे। कम से कम मैंने जितना पढ़ा है जवाहरलाल जी को और इंदिरा जी को, उन्होंने कभी नहीं ये अंदाजा किया कि 1992 में देश को उदारीकरण की तरफ या यहां पर विदेशों के लिए, विदेशी बाजार के लिए दरवाजा खोल देना होगा और तब तक मुल्क इतना मजबूत हो जाएगा कि उनके असर को, उनकी पूंजी के असर को उसका सामना कर लेगा, उसे जज्ब कर लेगा। मैंने कहीं इन दोनों की किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने अर्थनीति के बारे में विश्लेषण किया है। शायद आज के नीति निर्धारकों ने इस चीज को पढ़ा हो, पर
एक चीज तो तय है कि जवाहरलाल जी और इंदिरा जी अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान इतना मजबूत नहीं होता। और आज जिसे हम विश्व शक्ति बनने की बात कर रहे हैं और जिसे ओबामा साहब कह रहे हैं कि विश्व शक्ति बनने की ओर नहीं बल्कि भारत विश्व शक्ति बन चुका है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और मौसम विज्ञान में साझेदारी की बात बराक ओबामा साहब ने की। इनके मायने समझने की जरूरत है। शिक्षा में अगर विदेशी पूंजी आती है तो क्या हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां अपने कैंपस खोलेंगी? नहीं। अमेरिका के थर्ड रेट एजुकेशन माफिया में पैसा लगाने वाले पूंजीपति हिंदुस्तान में अपने कॉलेजेस खोलेंगे या यूनिवर्सिटी की शाखा खोलेंगे, वैसे ही जैसे हमारे हिंदुस्तान में थर्ड रेट एजुकेशन माफिया हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। और वो लोग यहां पैसा भी लेंगे, हमारे उच्च मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग की आकांक्षा को, जो विदेश नहीं जा पाते हैं, उनके यहां उनको दाखला मिलेगा और वो बिल्कुल निम्न स्तर के पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इनका सर्टिफिकेट है, उनको काम मिलेगा। और हिंदुस्तान की प्रगति कैसी होगी आपको आज समझ लेना चाहिए। उसी तरह से भारत में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो जरूरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों की, डॉक्टरों की, एक पूरे नेटवर्क की। उसकी तरफ अमेरिका का ध्यान या इस समझौते में उसका कोई जिक्र कहीं है नहीं। कृषि के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां आएंगी, अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान की कृषि के ऊपर उसकी नजर पहले से है। मैं ये सारी बात अमेरिका के मैं खिलाफ हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं अमेरिका का बहुत बड़ा समर्थक हूं, वहां के लोकतंत्र का। लेकिन जब कोई समझौता होता है तो सबसे पहले हमारे सामने हमारा मुल्क होता है, क्योंकि हम अपने मुल्क को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मुल्क के लिए हंसते हंसते जान दे देते हैं। इन समझौतों का असर अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो उसका स्वागत करना चाहिए, और अगर नहीं हो तो समझना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज इन समझौतों से हमें कितना फायदा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को और किस तरीके से प्रभावित किया। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। बराक ओबामा साहब ने सुरक्षा परिषद में हमारे स्वागत की बात तो कही, लेकिन उसके लिए शर्तें लगा दी। पहली शर्त विदेश नीति को लेकर के कि आप ईरान के मसले में अमेरिका का साथ दें, आप म्यांमार के मसले में अमेरिका का साथ दें, अफगानिस्तान के मसले में अमेरिका का साथ दें। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से जब वो निकले तो हिंदुस्तान अमेरिका का रोल वहां पे निभाए, और ये चीज हिंदुस्तान के अपने इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसलिए ओबामा साहब यहां से गए, हवाई जहाज में ही थे, और हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी नीति आंतरिक मसलों में दखल देने की नहीं है, इसलिए बर्मा के मसले में हम कोई दखल नहीं देंगे। ईरान के मसले में हमारी सरकार अभी तक खामोश रही, लेकिन ईरान के साथ हमारे सीधे रिश्ते हैं। मुझे नहीं पता ओबामा साहब की इस बात के ऊपर हिंदुस्तान कितना अमल कर पाएगा। और साथ ही चीन, जिसको लेकर के सारी दुनिया में और खासकर अमेरिका में एक बड़ी खुशी का माहौल है कि ओबामा साहब आए और हिंदुस्तान को उन्होंने चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। मुझे इसमें भी एक डर दिखाई दे रहा है। डर यह है कि अमेरिका चीन का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहा है। वो हिंदुस्तान को जो पुश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो चीन के मुकाबले अपना साथ देने के लिए नहीं, लेकिन चीन को थोड़ा सा डराने के लिए कि अगर तुम ज्यादा करोगे तो हम हिंदुस्तान का साथ ले लेंगे। इसलिए उसका इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। और पिछले दिनों मेरी जितनी अमेरिकन टेलीविजन चैनल्स पे बातचीत हुई, सब में मैंने यही बात कही। और जो अमेरिका में टिप्पणीकार थे, स्वतंत्र टिप्पणीकार, उन्होंने इसका समर्थन किया। हम मानवाधिकारों के लिए कुछ करें, ओबामा साहब ये भी कह गए। अब आपको बताते हैं कि
दरअसल ओबामा साहब ने पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विदेश नीति के बारे में आखिर कहा क्या? इस बात की हर तरफ तारीफ हो रही है कि बराक ओबामा ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। तारीफ इस बात की भी हो रही है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूपीए सरकार इसके लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। मुख्य विपक्षी दल को भी इसमें अमेरिका का खेल समझ नहीं आया। दरअसल इनमें कई पेंच हैं, कई उलझने हैं, कई शर्तें हैं। इनमें से कुछ बराक ओबामा ने अपने भाषण में बताया और कुछ उन्होंने देश की जनता को समझने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका भारत को उसी रोल में देखना चाहता है जो रोल वो खुद करता है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत एशिया में उसके रोल को पूरा करे। बराक ओबामा ने ये साफ कर दिया है कि भारत को अगर सुरक्षा परिषद में जाना है तो उसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाना होगा। समझने वाली बात यह है कि बराक ओबामा ने ये कहकर साफ संकेत दे दिए हैं कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका है। दरअसल अमेरिका भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान में तैनात करना चाहता है ताकि जब वे वहां से निकलें तो वहां भारत की सेना मौजूद रहे। मतलब ये कि अमेरिका अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण तो बरकरार रखना चाहता है, लेकिन फौज भारत ही तैनात करना चाहता है। सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अभी तक भारत इससे बचता भी आया है। बराक ओबामा यही बता रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति लाने की जिम्मेदारी भारत की भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबामा ने कहा कि म्यांमार पर भारत को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सुरक्षा परिषद में जगह पाने के लिए उन देशों के खिलाफ बोलना होगा जहां की डेमोक्रेसी नहीं है, जहां मानवाधिकारों का हनन होता है, जहां चुनाव के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। अमेरिका अब तक पूरी दुनिया में यही करता आया है। भारत को बराक ओबामा दक्षिण एशिया और मध्य एशिया ऐसे ही रोल में देखना चाहते हैं। इसकी वजह ये भी है कि अमेरिका ईरान को भी दबाना चाहता है, लेकिन भारत के रिश्ते ईरान के साथ काफी अच्छे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब म्यांमार से भी अगर हमारे रिश्ते खराब होंगे तो आगे क्या होगा? देखना यह है कि भारत अमेरिका के साथ कितनी दूर तक जा सकता है। क्या हम अमेरिका से दोस्ती के नाम पर विदेश नीति में बदलाव करने वाले हैं? पहली बार हिंदुस्तान की अमेरिका से इतनी गहरी दोस्ती बढ़ी है। ये दोस्ती खतरे से खाली नहीं है। अमेरिका का ये रिकॉर्ड रहा है कि जिससे भी इसने दोस्ती की वो देश तबाह हो गया, चाहे वो इराक हो या फिर पाकिस्तान। ओबामा साहब ने अपने पूरे भाषण में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, पर यह तो तब होगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होगा। लेकिन क्या इसके लिए हमें पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, इनसे संबंधित जो हमारी नीतियां हैं इनमें परिवर्तन करना पड़ेगा? कम से कम ओबामा साहब तो ऐसा ही कुछ कहते हैं। पाकिस्तान को लेकर के ओबामा साहब का गुणगान हो रहा है, लेकिन ओबामा साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे हिंदुस्तान को फायदा हो। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद से लड़ रही है और हमें उसका समर्थन करना चाहिए, हालांकि वो भी आतंकवाद के शिकार हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर बैठ के आपस में मसला सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर वो कहते तो ज़्यादा खतरनाक होता कि वो कुछ इसमें करेंगे, पर एक इशारा वो दे गए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहेंगे तो वो इसके लिए वातावरण तैयार कर सकते हैं। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक ओर अमेरिका आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को अपना सामरिक सहयोगी बना रहा है और दूसरी ओर भारत की आर्थिक क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए विश्व राजनीति में इसका स्थान अपने निर्देशों पर तय करने की रणनीति के ऊपर चल रहा है, और जिसमें हम धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। और इस फंसाहट को शायद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बराक ओबामा और मनमोहन सिंह आए तो मनमोहन सिंह तमतमाते हुए आए, गुस्से में थोड़े से लगे, मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम किसी की नौकरियां छीनने वाले लोगों में से नहीं हैं। हमने जब इसे देखा तो हमें मनमोहन सिंह के ऊपर गर्व हुआ कि अमेरिका के सामने
हमेशा घिघियाने वाला हिंदुस्तान आंख उठा करके खड़ा है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि दरअसल किसने कितना हासिल किया, किसने क्या खोया। थोड़ा सा ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। हमें यदि विश्व शक्ति बनना है सचमुच, तो हमें 100 करोड़ लोगों को साथ लेना पड़ेगा। और यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से एक अपील करना चाहते हैं। अपील इसलिए क्योंकि अच्छे अर्थशास्त्री हैं। बराक ओबामा के सहित दुनिया के कई सारे राजनेता उन्हें अपना गुरु मानते हैं। शायद उम्र में वो दुनिया के राजनेताओं में सबसे ज्यादा हैं, अनुभव है। उन्हें अच्छा राजनेता इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर 100 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग जो हमारे इस विकास की सीमा रेखा से बाहर है, अगर वो हमारे साथ नहीं आए और ये देश भूख से कराहता रहा, बीमारी से कराहता रहा, तो फिर मनमोहन सिंह की ये सारे कदम बेकार साबित हो जाएंगे। हम कहने को विश्व शक्ति होंगे लेकिन हमारा शोषण होगा। हम ऐसी विश्व शक्ति होंगे जिसकी बाह हर कोई उमेट के चला जाएगा। रोजगार हमारे अपने मुल्क में चाहिए, अमेरिका से ज्यादा रोजगार हिंदुस्तान में चाहिए। मनमोहन सिंह जी की तारीफ कि पहली बार उन्होंने आंख उठा करके बात की बराक ओबामा से। इसी नाते ये आशा हम करते हैं कि मनमोहन सिंह इस मुल्क के 100 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, इन सब से लड़ने का कोई न कोई रास्ता देश को दिखाएंगे। और उनसे ये उम्मीद करना देशवासी के नाते, उन्हीं के देशवासी के नाते हमारा कर्तव्य है और हमारी इच्छा भी है कि ये समस्याएं हल हों। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, 2 टूक कहते हैं। जय हिंद।